बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जिसके कब्जे में मेरी और आपकी जान है। वतन अजीज़ और दयार गैर में बसने वाले तमाम ही पाकिस्तानियों को एजेंडा ऑफ द डे से सिद्दीक सरवर का सलाम। इस वक्त हालिया देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में पेश आ रहे हैं जिसमें कुछ ऐसे दिल दहला देने वाले वाक़यात भी विटनेस किए गए। पिछले अगर मैं 2 हफ्ते पहले की बात करूं तो पाकिस्तान में यूनान के अंदर काफ़ी सारे पाकिस्तानी एक ऐसी कश्ती में सवार थे जिसकी डेस्टिनेशन कहीं और जा पहुंची। वो कौन लोग थे बदकिस्मत जो पाकिस्तान से अपना सरमाया, वालदैन की मेहनत की कमाई हुई दौलत अपने हाथों से खर्च करके सुनहरे ख्वाब देखने के लिए दयारे गैर की राह पे गामजन थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो इल्लीगल रास्तों को अपनाते हुए यूरोप के ख्वाब देखते हुए अपने बच्चों को उस सरजमीन पे भेजने के लिए हर वो तरीका अपनाने की कोशिश करते हैं जिस तरह से जिस भी तरीके से उनके बच्चे यूरोप पहुंच जाएं। क्या ये इलीगल तरीके हमारी जान की हिफाजत के ज़ामिन हैं? क्या हम अपने हाथों से अपने बच्चों को उस दयारे गैर में भेजने की बजाय इस दुनिया से रुखसत कर बैठते हैं? क्या हमें लालच ने इस कदर अंधा कर दिया है कि हमें अपने जवान बच्चों की जवानियों की भी फिक्र नहीं होती? बहुत सारी सुहागनें अपने मजाजी खुदा को अलविदा कहते हुए कभी ना देखने वाली राह की तरफ भेज चुकी होती हैं। क्या हम पाकिस्तानी इस कदर पैसे की लालच में अपने बच्चों को दयारे गैर इस तरह से भेजेंगे कि कभी लौट के वापस ना आए? उन कश्तियों के अंदर किस तरह से पाकिस्तानी और ख़ास करके एशियन के साथ बर्ताव किया जाता है? क्या ये जो एजेंट्स बीच में जो रोल प्ले कर रहे होते हैं वो उनको सुनहरे ख्वाब दिखाते वक्त वो चीज़ें भी बताते हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि 150 कैपेसिटी वाली कश्ती में 500 लोग जो है वो सवार कर दिए जाते हैं। जो एक उस्मान नामी बंदा वापस खैरियत के साथ अपनी ज़िंदगी बचाने में कामयाब हुआ और वापस पाकिस्तान लौटा, उसकी बातें सुनने के बाद, दिल दहला देने वाली बातें सुनने के बाद कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को इल्लीगल तरीके से शायद यूरोप के किसी सफ़र पर रवाना ना करे। जब 6 दिन लगातार 24 घंटे आप पानी के अंदर उस कश्ती में सवार हैं जहां पर कोई भी आपकी दाद रसी को तो दूर की बात है, खाने पीने का सामान मौजूद नहीं है। 300 लोगों की कश्ती में कोई 600 लोग सवार हैं और उसके साथ साथ फिर ना कोई ज़रूरत जो हाजत है आपकी वाशरूम का कोई अरेंजमेंट नहीं है। 6 दिन लगातार आप उसमें ट्रैवल करने के बाद फिर ये कहा जाता है कि शायद उस कश्ती को जानबूझ के डुबो दिया जाता है। तो ये कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं? इस तरह के एजेंट्स आपको पाकिस्तान में या अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे मिलेंगे, लिहाजा उनसे होशियार रहिएगा। आज हम बात करने की कोशिश करेंगे कि दयारे गैर के सुहाने ख्वाब वाकई सुहाने ख्वाब होते हैं या हम किसी लालच में आके ऐसी राह पे चल पड़ते हैं जिसका कोई भी सिरा हमारे हाथ में नहीं लगता। आज हम बात करेंगे कि इमिग्रेशन के बेसिकली प्रोसेसेस क्या हैं और उन लीगल प्रोसेस को अपनाते हुए हमें किन किन डॉक्यूमेंटेशन का और कैसे कैसे उस इमिग्रेशन प्रोसेस को अबूर करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उसके साथ साथ फिर जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं अपने फ्यूचर के बहुत सारे सुहाने ख्वाब देखते हैं, वो पाकिस्तान से किस तरह से हायर स्टडी के लिए बैरून मुल्क जाके अपनी उस तशन्गी को पूरा कर सकते हैं और अपनी तालीम मुकम्मल कर सकते हैं। आज इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ आज मेरी खुशकिस्मती कि पाकिस्तान में आए हुए पाकिस्तानी नयाद बरतानवी शहरी जो कि अपने बचपन से लेके टीनेज से लेके बरतानिया में पले बड़े, बरतानिया में बड़े हुए, वहाँ के रूरल रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं, वहाँ के टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, लॉ प्रैक्टिशनर्स हैं और ख़ास करके फिर कॉर्पोरेट इमिग्रेशन के ऊपर काफ़ी उनकी महारत है और वहाँ पर कंसल्टेंसी देते हैं। तो आज हमारी खुशकिस्मती कि वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए थे तो हमने उनको अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। उनके साथ आइल्ट्स एक्सपर्ट्स से भी बात करेंगे कि वो किस तरह से स्टूडेंट्स को गाइड करते हैं और स्टूडेंट्स के लिए बेसिकली किन किन डॉक्यूमेंटेशन का होना। आइल्ट्स की बात तो की जाती है, कौन से कितने कैसे बैंड होते हैं, कैसे वहाँ से आप अपनी जो है वो एक्सपर्टीज़ लेने के बाद दुनिया के ममालिक में जाके अपनी एक्सपर्टीज़ को मनवा सकते हैं और फिर वहाँ से बैठ के जब आप रेमिटेंसेस लेके पाकिस्तान आते हैं तो तब आप मुल्क पाकिस्तान की भी खिदमत कर रहे होते हैं और आप अपने उन सुहाने ख्वाबों को भी पूरा करने की कोशिश करते हैं। ब्रेन ड्रेन की बहुत बात की जाती है कि पाकिस्तान से ब्रेन ड्रेन हो रहा है। क्या ये वाकई ब्रेन ड्रेन जो है वो किसी लीगल वे में हो रहा है और ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है वाकई हमारी क्या
किसी मजबूरियों के तहत अपॉर्चुनिटीज पाकिस्तान में ना होने की वजह से है, या सिर्फ स्टार्टअप का फुकदान है कि हम लोग सिर्फ सैलरीज के पीछे भागते हैं कि जॉब्स मिल जाएं या इस तरह की सैलरीज वाली कोई जॉब हो जाए? हम किसी स्टार्टअप की तरफ भी जा सकते हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। मैं वेलकम करूंगा आज के अपने पैनल को जो कि मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जिस तरह से मैंने पहले बात करने की कोशिश की कि बरतानिया से आए हुए पाकिस्तानी नियाद बरतानवी शहरी लॉयर हैं, कॉर्पोरेट इमिग्रेशन एक्सपर्ट हैं जनाब ज़ुबैर रशीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ुबैर साहब कैसे हैं आप? बहुत शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सब बहुत शुक्रिया आपका कि आप कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। हमारे आपने लिए खुशी शॉर्ट है। टाइम में से भी आपने टाइम मैनेज किया। आप जैसे सीनियर एंकर ने हमें अपॉर्चुनिटी दी, सो इट्स लाइकवाइज प्लेजर। बहुत शुक्रिया। Thank you. मैं अपने दूसरे गेस्ट को भी वेलकम करूंगा, आइल्ट्स एक्सपर्ट की, जहां मैंने बात की। स्टूडेंट्स के लिए एक मेंटोर का होना बहुत ज़रूरी होता है। रोल मॉडल जब तक आप नहीं बनाएंगे तब तक कुछ नहीं होता। खास करके हमारे एशियन या पाकिस्तानी जो फैमिलीज़ हैं, यहाँ पर ये होता है कि अगर मामू का बेटा इंजीनियर बन गया तो हमारा बेटा भी इंजीनियर बनेगा, अगर मामू का बेटा या फुफ्फो का बेटा डॉक्टर बन गया तो हम भी उसी तरफ चल निकलेंगे और उसको अपने बेटे को भी उसी तरह से वही अपनी विश थोपने की कोशिश करेंगे। तो मैं वेलकम करूंगा जनाब अली हैदर साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको भी मैं वेलकम करूंगा और शुक्रिया अदा करूंगा कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के तशरीफ लाए। थैंक यू सर, एंड रियली अप्रिशिएट कि आपने इनवाइट किया। मैं पहले अपने मेहमान की तरफ चलूंगा जो कि हमारे पास दयारे गैर से अब ये मेहमान आए हैं। ज़ुबैर साहब, कहा यह जाता है, जो आज का मैंने टॉपिक भी चूज करने की कोशिश की, कि दयारे गैर और सुहाने ख्वाब। आप भी यकीनन जब एक टीन एज में पेरेंट्स के साथ जब आप इंग्लैंड गए थे, यूके गए, तो एक सुहाने ख्वाब आपने भी सजाए होंगे। क्या आज की यूथ किस तरह के सुहाने ख्वाब लेके यूरोपियन कंट्रीज में जाने की कोशिश करती है? देखें, इंग्लैंड अभी भी ख्वाब बेचता है और लोगों के ख्वाब पूरे होते हैं। ओके। उन लोगों के लिए जो राइट प्रोसेस से आते हैं इंग्लैंड में, ना कि कश्ती के थ्रू, जिसे हम इलीगल माइग्रेशन कहते हैं। ना सिर्फ इंग्लैंड, पूरा यूरोप, क्योंकि पूरा यूरोप में जो भी घूम फिर के आता है उनकी डेस्टिनेशन इंग्लैंड ही होती है। ओके। वो चारों तरफ से इकट्ठे होकर यूरोप में इकट्ठा होने की कोशिश इंग्लैंड में करते हैं। इंग्लैंड में करते हैं। और इंग्लैंड ऐसा कंट्री है जिसके चारों तरफ पानी है। ओके। और जो कैले बॉर्डर है, जो फ्रांस के थ्रू, इधर फ्रांस है, इधर इंग्लैंड है, बीच में पानी का रास्ता है, कैले बॉर्डर से कहते हैं। आई थिंक वो 20-25 माइल की एक लाइन है। ओके। जब ये लोग उसको क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, इस प्रोसेस में वो डूब के जाने खो देते हैं। ओके। जो आपने वाकये का जिक्र किया, हमारे नोटिस में भी था। अभी यूके की गवर्नमेंट, सिंस आई बीन प्रैक्टिसिंग इमिग्रेशन लॉ, जब से मैंने प्रैक्टिस किया है, हमने हमेशा यूके की गवर्नमेंट, जिसको हम होम ऑफिस कहते हैं, एक ही चीज पे जोर देती है, चैनल क्रॉसिंग इसे हम कहते हैं, क्योंकि चैनल है, चैनल क्रॉसिंग को रोका जाए। ओके। अभी लेबर गवर्नमेंट ने अपनी एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है कि इस इंसानी जानों का ज़ाया होना, लोग जो पूरे दुनिया से, ना सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं, इंडिया से आते हैं, बांग्लादेश से आते हैं, अफ्रीका से आते हैं, अल्बानिया से आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं, अफ्रीका से भी आते हैं। ओके। ये सारे जमा होते हैं चैनल क्रॉसिंग के उस तरफ। कोई तुर्की से आ रहा है, कोई ग्रीस से आ रहा है, जिनान जो आपने कहा, कोई बाकी देशों से आ रहा है, लीबिया से आते हैं। उधर इकट्ठे होके जो एजेंट माफिया है उनको पानी के रास्ते यूके में डालने की कोशिश करते हैं। सो यहाँ पर इस हुकूमत ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। इवेट कूपर, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम ऑफिस, उन्होंने पहले दिन ही आते हुए कहा है हमने इस इंसानी जानों को ज़ाया होने को रोकना है। इससे पहले कंजर्वेटिव गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर थे होम ऑफिस, उन्होंने 300 मिलियन पाउंड लगा के भी इसको नहीं रोक सके। उन्होंने कहा था हम इनको डिटर करने के लिए, इलीगल क्रॉसिंग को ख़त्म करने के लिए हम इनको रवांडा भेजेंगे। यू मस्ट हैव हर्ड इन न्यूज़ कि जो असाइलम सीकर के लिए आएंगे उन्हें हम रवांडा भेजेंगे। वो अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट चेंज हुई, प्लान रवांडा का कामयाब नहीं हुआ। हाउएवर लेबर गवर्नमेंट अब इसको रोकने के लिए एक ही डिपोर्ट कर रहे हैं ताकि लोगों में एक डिटरेंस, एक रोकने का इफेक्ट क्रिएट किया जाए। जो लोग वापस जाएंगे यकीनन वो जाके अपने मुआशरे में लोगों को बताएंगे कि मैं हम लोग तो डिपोर्ट हो गए, मेरे पैसे ज़ाया किए। सो आपकी जो बात है, क्या दयारे गैर आपके सपने सजाता है? नहीं। तो लाइक आई सेड, जो ठीक तरीके से आए हैं, जिनका स्किल सेट ठीक था, जिनका लैंग्वेज की एक्सपर्टीज थी, लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और जो ठीक तरीके से आए हैं उनके लिए यूके अभी भी ड्रीम लैंड है। और जो इलीगल से, चैनल क्रॉसिंग से आए हैं, उनके लिए दोज़ख से भी बढ़ के है। इन अवर वर्ड्स वी कॉल इट लिविंग हेल। यूके में अगर आप ओवरस्टे हो जाएं, अगर आप सिंगल हो,
अगर आपकी आज तो गोरियां भी शादी नहीं करती, आज तो जो बच्चों का जो कानून है, ये कंसेप्ट है यूके चले जाओ, वहां बच्चा पैदा कर दो, ठीक है, आप पक्के हो जाएंगे। वो भी गवर्नमेंट सोच रही है। नवाज फराज रिफॉर्म पार्टी का जो अभी कहने को कह रहे हैं ये प्राइम मतलब मिनिस्टर इसको डिस्कस किया जाए ताकि लोग डिस्करेज किया जाए, ताकि तरफ लोग यहाँ के बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि ये कानून इंग्लैंड में 1980 में खत्म हो गया था। ये इसको डिस्करेज कर रहे हैं सारे इंग्लैंड के मीडिया में, जो वहां पे एशियन कम्युनिटी के चैनल हैं, द डिस्कवरी इंस्टीट्यूट, ठीक है। इन शॉर्ट इंग्लैंड ने अभी क्या किया है, इलीगल बंदे को काम से अगर पकड़ा जाता है, उस एम्प्लॉयर को 60,000 पाउंड तक फाइन हो सकता है। लैंडलॉर्ड को कहा कि आपने इसको घर नहीं देना, हम आपको फाइन करेंगे। हॉस्पिटल में कहा इस बंदे का सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं करना, इमरजेंसी ट्रीटमेंट कर दें, प्राइमरी ट्रीटमेंट तो हो जाएगा। हाँ, प्राइमरी हो जाएगा कि बंदा मरे ना एटलीस्ट, क्योंकि स्टिल इट्स अ वेलफेयर स्टेट। यस। इंश्योरेंस उसकी बंद कर दी गई है, जो गाड़ियों की इंश्योरेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस उसके कैंसिल कर देते हैं। इंग्लैंड सारा कुछ कर रहा है, लेकिन इतनी स्ट्रिक्टनेस होने के बावजूद भी लोग फिर जो है ना डंकी लगा के कश्तियों के रास्ते वहां कोशिश करते हैं। यूके का जो ख्वाब है, लोगों ने अपनी जमीन, बहनों के जेवर, बीइंग यूके की सुप्रीम कोर्ट के वकील होने के नाते मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कहता हूं, लोगों में फिर भी जुनून है। जहाज के टायरों के साथ कश्तियों के नीचे बैठ के पता नहीं क्या क्या करके यूके आते हैं। इट इज ड्रीम लैंड ओनली फॉर दोस्त जो ठीक तरीके से आते हैं, लीगल तरीके से जो आते हैं। जो इलीगल तरीके से आते हैं उनके लिए यूके की जमीन तंग कर दी गई है, और आने वाले दिनों में तंग होगी। और ब्रेक्सिट भी इसी वजह से हुआ है, उसको कानून से जो है ना लिंक किया जा रहा है, ताकि लोग जो है ना डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने के बाद बिल्कुल आप 2-3 साल वेट करें, ये लेबर गवर्नमेंट खत्म होती है। अभी पूरा यूके, ब्रिटेन इज ओनली सेइंग वन थिंग, वी डू नॉट वांट एनी मोर इमिग्रेंट्स और माइग्रेंट्स। अगर वो चाहिए, डॉक्टर चाहिए, ब्रेन ड्रेन चाहिए, जो आपने खुद कह दिया, वो ब्रेन ड्रेन जाते हैं, वो किसी भी कंट्री की जो लेफ्ट क्रीम उसको लेना चाहते हैं, तो मतलब लेबर उनको नहीं चाहिए, या वो स्किल सेट वो वाली नहीं चाहिए उनको, जो है ना वो सॉफ्ट स्किल्स के लोग चाहिए। जी, तो आपने खुद कह दिया, और हम भी एज ए सॉलिसिटर इनकरेज करते हैं लोगों को लीगल तरीके से आए, इलीगल तरीके से ना आए। जिस तरह आपने एक बंदे का जिक्र किया जो 600 बंदों में से खुशकिस्मत है बचा है। सो हम रिक्वेस्ट करते हैं आपके चैनल से, और आपका थैंक यू कहते हैं। आप जैसे लोग माशरे की ये जिम्मेवारी अदा कर रहे हैं, और लोगों को कहते हैं कि ठीक बंदों के पास जाएं, रेगुलेटेड बंदे के पास जाएं, एजेंट माफिया के अंदर ना फंसें। हाँ, लोग तो एजेंट माफिया के अंदर अपने पैसे जाया करते हैं। तो मैं अली हैदर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। अली साहब, आप आइट्स पढ़ाते हैं, आइट्स के एक्सपर्ट हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं। उनके जो पहले तो मैं वो माइंडसेट जानने की कोशिश करूंगा कि स्टूडेंट्स का माइंडसेट होता क्या है, कि मैंने अगर यूरोप साइड पे जाना है तो बेसिकली उस पीछे थॉट्स क्या होती हैं, कि उसने वहां जाके हायर स्टडी के बाद पाकिस्तान आके पाकिस्तान को सर्व करना है, यहाँ बैठ के बियॉन्ड दी बॉर्डर्स, आप तो आईटी का दौर है, टेक्नोलॉजी आपके पास है, ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया पोरों में समा गई, यहाँ बैठ के भी हम रेमिटेंसेस कमा सकते हैं। लेकिन वो जो एक माइंड सेट है कि नहीं हमने यूरोप जाना ही है, तो वो जो स्टूडेंट का, यूथ का जो माइंड सेट है, वो किस तरह का देखते हैं आप? ठीक है, हमारे पास जो मोस्टली स्टूडेंट्स आते हैं स्टूडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट एंड आइल्स सेंटर में, मोस्टली चाहे वो एशियन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं या इंग्लिश कंट्रीज़ हैं, उनका माइंडसेट ये है कि उनके बच्चों को, इवन तो पहले पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, पेरेंट्स आके ये कहते हैं कि भाई ये हमारा बेटा है या बेटी है, एंड हम चाहते हैं कि ये इतने बजट के, मतलब अराउंड दैट बजट ये बाहर चला जाए। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है क्यों आया, कि जो आपका सवाल है कि स्टडी के पर्पस के लिए भेजना चाह रहे हैं, या वो चाहते हैं कि पीछे बैक ऑफ द माइंड बेसिकली उनका पर्पस क्या होता है? पर्पस बेसिकली ये होता है कि वो वहाँ पे स्टडी के बाद अर्न कर, क्योंकि मोस्टली मैं ये कहूँगा कि 90% पेरेंट्स का ये कहना चाहिए कि माइंडसेट ऐसा है कि उनके बच्चों को हम बाहर भेजें स्टडी के लिए। ठीक है, वो आइल्स को क्लियर करें, आइल्स के साथ साथ डिफरेंट टेस्ट है हमारे पास, जैसे पीटी, ओईटी, डिलिंगो, लैंग्वेज टेस्ट। इन टेस्ट को क्लियर करने के बाद वो किसी भी यूरोपियन कंट्री में जाते हैं अगर हैं, तो वहाँ जाके वो बैचलर्स प्रोग्राम में अगर जा रहे हैं या मास्टर्स प्रोग्राम में जा रहे हैं, तो दे हैव टू सेट देमसेल्फ। उनका माइंडसेट ये होता है कि दे शुड स्टडी ओवर देयर, दे शुड अर्न एंड दे शुड मेक देयर फ्यूचर। अच्छा, स्टडी के साथ जो है ना वो अर्निंग, वो बेसिक मतलब उसमें ही उन्होंने कॉन्सेप्ट के अंदर ऐड किया हुआ होता है कि नहीं वहां जाके अर्निंग जरूर करनी। एग्जैक्टली, वो जो यहाँ अपना बजट देख रहे हैं उस बजट को उन्होंने रिकवर भी तो करना है ना। बिल्कुल, उसकी वजह ऐसी होती है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं जर्मनी की एग्जांपल लेता हूँ, क्योंकि हम लोग कंसल्टेंसी की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो जर्मनी में अब 20 आवर्स जो है वो लीगल अलाउ करते हैं पर वीक, कि आप 20 आवर्स वर्क कर सकते हैं, यू कैन अर्न फ्रॉम देयर। अब इसी तरह अगर हम यूके की जैसे सर ने बात की, दे हैव गॉट अ डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ द वर्किंग आवर्स, तो पेरेंट्स का कहना ये होता है कि ठीक है बच्चा जाएगा वहाँ पढ़ेगा भी, और जो उसके लीगल आवर्स हैं उसमें वो अर्निंग भी करेगा। अर्निंग करने के साथ साथ वो जो है ऑब्वियस सी बात है पैसा कुछ घर पे भी भेजे और अपना भी फ्यूचर वहाँ पे स्टेबल करे। तो ज़्यादातर इस वक्त बैचलर्स प्रोग्राम या मास्टर्स प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, दे हैव द माइंड सेट कि दे हैव टू बी देयर until unless somebody forces them to come out. ओके, राइट जी। तो मतलब ये नहीं होता कि उनका,
ये पासपोर्ट भी वहां का लेने के लिए। लेकिन ये तो एक वो चीजें होती है ना कि आप वहां पहुंच गए, पहुंचने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं कि जी मैं फ्यूचर यहाँ पर गुजारूंगा अपने बच्चों। लेकिन हमारा फिर क्या वो 1947 में हमारे आबाविदाद के फैसले गलत थे कि जब हमने लाखों जानों की कुर्बानियां पेश की और उन गोरों से आज़ादी हमने दो कौमी नजरिए की बेस के ऊपर, आज हम जाकर उन्हीं की गुलामियां और हम उनके नीचे वो मैं कहता हूं कि वाइट कॉलर जॉब्स भी नहीं है जो वहां पर जाके हम लोग कर रहे होते हैं। स्टूडेंट्स जो है ना, इनको कोई परमानेंट जॉब थोड़ी मिलती है। लेकिन ऐसा होता है कि देखें, अब कोई भी कंट्री है, एशियन, यूरोपियन या इंग्लिश कंट्रीज, वो कभी भी स्टूडेंट्स को परमानेंटली नहीं रखते हैं। उनका भी ये टारगेट होता है, उन्हें भी पता होता है कि ही और शी इज़ हियर फॉर द स्टडी पर्पस। वंस दे ऑब्जर्व कि उनकी स्टडी डन हो गई है, दे सिंपली से दैट ओके नाउ यू मे लीव। तो ये बात पेरेंट्स को भी पता होती है और हम खुद काउंसलिंग के दौरान पेरेंट्स को ये बात बताते हैं कि देखें, आपने मास्टर्स के बाद अगर इसको परस्यू करनी है स्टडी तो ठीक है, अदरवाइज उस स्टूडेंट को वापस आना पड़ेगा। ठीक है, इट इज़ अ गुड थिंग। मैं एक पॉजिटिव एक्सपेक्ट से बात करूंगा कि अगर एजुकेशन लेने वो जा रहे हैं एंड देन दे कम बैक टू पाकिस्तान एंड सर्व द कंट्री, सो दिस इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑल्सो, जो कि हमारे यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं। अली साहब, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, ब्रेक से लौट के आएंगे। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारे बच्चे, आज की जो यूथ, 65% से ज़्यादा यूथ इस मुल्क पाकिस्तान की है, तो क्या ये यूथ हमारी जब बाहर जाती है तो उसका माइंडसेट ये होता है कि हमने दयारे गैर में जाकर वहाँ पर अपने आप को सेटल करना है, वापसी का प्लान हमारे पास कहीं भी नहीं होता। इसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेंगे कि छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दयारे गैर में जाके हम जो जॉब्स करना पसंद करते हैं, पसंद क्या करते हैं, हमें मिलती वो हैं जो एक हमें आर्स मिलते हैं ऑफिशियली। जो स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं, हम उन स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हायर स्टडी के लिए पाकिस्तान से वो पैसा खर्च करके जाते हैं, तो जो उनको ऑफिशियली आर्स मिलते हैं, उन आर्स में वो जॉब्स क्या करते हैं, किस तरह की जॉब्स होती हैं। मैं चलूँगा ज़ुबैर रशीद साहब की तरफ। ज़ुबैर साहब, आप वहाँ पर आए विटनेस हैं, आप देखते हैं लोगों को जो पाकिस्तान से, एशिया से खास करके, स्पेशली इंडिया, बांग्लादेश, दूसरे ममालिक से वहाँ जाते हैं, किस तरह की जॉब्स इन स्टूडेंट्स को मिलती हैं जो अपनी स्टडी के साथ 20 घंटे, जिस तरह से अली हैदर साहब ने बताया कि एक उनको जो है ना वो ऑफिशियली अलाउ होता है। अली हैदर साहब ने बिल्कुल 100% करेक्ट बात कही है। एजुकेशन पे जाते हैं, मेन उनका माइंडसेट होता है अर्निंग हो, फोकस वही है कि पैसा कमाना। 100% एग्री विद अली भाई। ओके, हाउएवर इस पैसे की लालच में वो अपने इमिग्रेशन रूल को ब्रीच भी कर देते हैं, ओके, या कैश एंड हैंड पे काम करना पड़ते हैं। लेकिन आप पार्ट टाइम काम करके फीसें नहीं भर सकते। दिस इज़ अ वेरी ट्रू और दिस इज़ वेरी सैड फैक्ट कि पैसे, फीसें, एवरेज यूके की जो फीस है एक साल की 14 से 15 हज़ार पाउंड है, Exactly. जो कि पाकिस्तान की करेंसी क्योंकि अब बहुत बड़ी बनती है। ठीक है, राइट। सो जॉबें जो मिलती हैं वो फूड डिलीवरी की, बाइक राइडर की, जो कि उसके इक्विवेलेंट पाकिस्तान में है। कुछ टैक्सी में जाते हैं अगर कौन सा लाइसेंस देती है। सिक्योरिटी की पाकिस्तानी स्टूडेंट बहुत करते हैं। आप सिक्योरिटी के जॉब को पाकिस्तान में हम चौकीदारी कहते हैं, वहाँ इस जॉब के महीने के लड़के 6 से 7 लाख पाउंड भी 6 से 7 लाख रुपए भी कमाते हैं, जो कि 3,000 पाउंड पाकिस्तानी बनते हैं। कैन यू बिलीव दिस? सिर्फ आपने SIA का बैच लेना होता है और आपने यूनिफॉर्म पहन के, ब्लैक ज़्यादातर, या जो भी उनका यूनिफॉर्म कंपनी देती है जिसे हम चौकीदारी कहते हैं, वो एक बहुत सब्सटेंशियल इनकम कमाते हैं। और यहाँ खानदान में ये होता है कि इनका बेटा यूके पढ़ने के लिए गया होगा और वहां पर वो क्या कर रहा है, चौकीदारी की जॉब। हाँ जी, लेकिन हैविंग सेड दैट डॉक्टर साहब, मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं करता। यूके के जो ब्रिटिश स्टूडेंट भी है, हम खुद थे जब वहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करना कल्चर का हिस्सा है। इवन जो मार्गरेट थैचर की जो बेटी थी व्हेन शी वाज प्राइम मिनिस्टर, वो पब में ग्लास कलेक्टर का काम करती थी। तो दैट्स पार्ट ऑफ द कल्चर। ये तो हम लोगों ने स्टेटस को बनाया हुआ है कि यूके में हमारा बच्चा बर्तन ना धोए, रेस्टोरेंट में काम ना करे, जो कि मजबूरी करना पड़ता है। यहाँ के बहुत लैंडलॉर्ड के बच्चे हों, शायद वो ना करें, या किसी बहुत बड़ी फैमिली के हों। एवरी स्टूडेंट, ठीक है, पता है कि पीछे से पैसा आ जाएगा, तो एवरी स्टूडेंट हैव टू वर्क पार्ट टाइम। और पार्ट टाइम में ये और जॉबें मैकडोनल्ड पे या KFC पे या जो किसी भी फूड उसकी सप्लाई चेन में या सिक्योरिटी यही मिलती है। ठीक है, जिस पेट्रोल पंप्स पे, पेट्रोल पंप पे। हाँ जी, टू बी फेयर, हमने खुद जब लॉ पढ़ रहे थे, हमने खुद ही जॉबें की हैं। आई यूज्ड टू वर्क फॉर मैकडोनल्ड्स, आई यूज्ड टू वर्क फॉर पेट्रोल पंप, बिकॉज़ ऑफ द कल्चर का हिस्सा है। वहाँ 16 साल से जब ऊपर बच्चा क्रॉस होता है, फिर वो अपने सर पे है या गवर्नमेंट के सर पे है, जो ब्रिटिश बच्चे उधर हैं। उसके बाद माँ बाप ने तो बहुत कम सपोर्ट करते हैं, अनलेस को बहुत वेल्थी हो। वहाँ का सिस्टम ऐसा है। सो जो पाकिस्तानी स्टूडेंट, जो फॉरेन इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं, पार्ट टाइम जॉब करना उनको, उनके लिए एक नई चीज़ लगती है। बट
ये वहाँ के कल्चर का हिस्सा है। तो यहाँ पर फिर हम अपने पाकिस्तान को क्या, पाकिस्तानी बच्चों को फिर क्या हैंडीकैप दे रहे होते हैं हम लोग इनको? फिर खुद तो मफलूज नहीं कर रहे कि हम इनको 22-22, 25-25, 30-30 साल तक माँ बाप पाल रहे होते हैं। मैं बिल्कुल, दैट्स वेरी ट्रू, आई एग्री। यहाँ पर देखें बच्चा सुबह स्कूल जाता है, उसके मोजे माँ पहना रही होती है, जूते पहना रही होती है, उसको इस तरह से पैम्पर किया जाता है कि वो काम करने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान में मैं जरूर कहूँगा इस आपके प्लेटफॉर्म से टुडे कि बच्चे को इंडिपेंडेंट होना सिखाएं। एक घर में अगर 10 बंदे हैं, एक गरीब बाप कमा रहा है, 10 खा रहे हैं। यूके में कल्चर नहीं है। वहाँ पे जो एडल्ट हैं सारे अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इंडिपेंडेंस है, पेरेंट्स पे प्रेशर कम है। दैट्स वन थिंग। दूसरी चीज़, जो बच्चे यहाँ से जाते हैं उनको इंग्लिश में हम कहते हैं दे हैव टू गेट ऑफ देयर हाई हॉर्स। उन्हें थोड़ा अपनी सोच नीचे रखें। वो समझते हैं यहाँ से ज़मीन बेच के गए, पहले साल हमने 25, 30, 40, 50 लाख कमा देना है। दैट्स नॉट ट्रू। ऐसा नहीं है, ऐसे नहीं होगा। यूके गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटियां हैं वो इन बच्चों से पैसे इकट्ठा करती हैं, अपना रेवेन्यू भरती हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो डिग्रियां ब्रिटिश यूनिवर्सिटियां देती हैं, सब नहीं, सिर्फ कुछ यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं। वो डिग्रियां वो जो वहाँ के बच्चे पढ़ते भी नहीं। ओके, उन यूनिवर्सिटीज में वहाँ के बच्चे एडमिशन ही नहीं लेते। हाँ, जो उन कोर्सेज में एटलीस्ट नहीं लेते। ओके, और यहाँ पर जो है ना वो यूके की यूनिवर्सिटी का डिग्री होगी तो यहाँ हो जाएगा पता नहीं क्या। सम टाइम हम इतना क्रिटिसाइज करते हैं इन यूनिवर्सिटियों के कोर्सेज को, ये जो डिग्रियां हैं ये सिर्फ वीज़े लेने का बहाना है। ओके, मैं आपको बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, उन डिग्रियों की कोई उस तरह जॉबें नहीं मिलती आपको यूके में। लेकिन यहाँ तो पाकिस्तान में मिल जाती है। यहाँ मिल जाती होंगी, ठीक है। आजकल जॉब यूके में मिलती हैं वो हैंड्स ऑन स्किल के थ्रू मिलती हैं, टेक्निकल काम आपको है उस पर मिलती हैं। उन डिग्रियों पे वो तो एक वीजे की फीस भरने का तरीका है यूके में लीगल माइग्रेशन का। ओके, एंड आई एम श्योर अली मुझसे शायद एग्री भी करें इस चीज पे। कुछ अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं, सारी क्यों नहीं कहूँगा। कोर्सेज यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, कोर्सेज कौन से चुनने हैं। मैं आपको सरवर भाई, दिस इज वेरी हार्श रियलिटी। यूनिवर्सिटियां ये भी सुनने में आया है, अगर आप यूके की डीप रूट्स में एजुकेशन के, यूनिवर्सिटियां समटाइम पास भी नहीं करती या स्टूडेंट पढ़ते भी नहीं। उनकी रीटेक आती हैं, प्लेजरिज्म आती हैं, पैसे असाइनमेंटें दे के पास करवाते हैं। और जो बच्चा, मैंने डॉक्टर देखे हैं जिनकी असाइनमेंट पास हुई, यहाँ पे एमबीबीएस डॉक्टर उधर जाके अपने जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है नहीं पूरा कर सकते। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट देखे हैं। सो माय मैसेज इज टू पाकिस्तानी यूथ के ये मैसेज है आपके प्रोग्राम के थ्रू, अगर आपने यूके में आना है, अपनी प्लानिंग, अच्छे क्वालिफाइड कंसल्टेंट जैसे अली साहब हैं, ये अच्छी सर्विस दे रहे हैं, आपका प्रोग्राम है, अच्छे लोगों को सुने, अपने जहन में अपने उस हाई ओर से नीचे उतर के रेगुलेटेड लोगों के पास रियलिटी में आ जाएं, उसको सुनहरे ख्वाब जो है ना उनको छोड़ दें। मैं अली हैदर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूंगा। अली साहब, जिस तरह से जुबैर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, जो यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पर, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं स्कॉलरशिप के लिए जाते हैं, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, तो वो किस तरह से डिफ्रेंशिएट करेंगे अच्छी यूनिवर्सिटी में और आम जिस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, तो ये आप फिर किस तरह से उसको रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं यूनिवर्सिटीज? देखिए, बिल्कुल आई डू एग्री विद मिस्टर जुबैर जो इनकी बात है अबाउट द कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जो इररिलेवेंट हैं, दे आर नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ अ फ्यूचर। बट होता क्या है कि अगर हम अपनी प्रोसेस की बात करते हैं तो वी डू हैव अ सर्टेन फॉर्म। हम एक फॉर्म अपने स्टूडेंट्स को देते हैं, कैंडिडेट्स को, एंड दे हैव टू फिल दैट फॉर्म। उसमें हम ये देखते हैं कि उनकी लास्ट क्वालिफिकेशन क्या है, CGPA परसेंटेज क्या है, उनका डिज़ायर कोर्स क्या है और उनकी एजुकेशन में गैप कितना है। आफ्टर गोइंग टू दैट फॉर्म, मेरी जो टीम है उसको असिस्ट करती है, एंड विद इन 12 to 18 आवर्स हम स्टूडेंट्स को रिकमेंड करते हैं कि ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल दिस कंट्री इज गोइंग टू बी बेटर और दिस कंट्री। अब जैसे स्कॉलरशिप का आपने जिक्र किया है, तो स्कॉलरशिप में आजकल एक ट्रेंड बहुत चला हुआ है इटली में जाने का। हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं इटली जाना चाहते हैं, क्योंकि इटली एक सितंबर इंटेक देता है बस। पूरे साल में एक इंटेक आता है सितंबर, जिसमें जो है एक प्रोग्राम जो कहलाता है नीड बेस। अब उसको मैं अगर थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में जाऊँगा, वो चैरिटी बेस्ड प्रोग्राम है। अच्छा। नीड बेस्ड प्रोग्राम ऐसा होता है इटली का कि उसमें 10,000 कहना चाहिए कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं कराची से, एंड कैन यू इमेजिन कि जस्ट 50 का वीज़ा आता है। 10,000 ओनली 50 का वीज़ा आता है एक साल वेट करने के बाद। ये नीड बेस्ड प्रोग्राम है इटली का। तो हम स्टूडेंट्स को क्लियरली कह देते हैं कि अगर आप इटली में आना चाह रहे हैं, दिस इज द रेशियो। ठीक है, क्योंकि इटली का बजट सबसे कम है अगर हम देखते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट यूके में स्टडी के बारे में बात करते हैं तो जुबैर साहब वुड एग्री के 4 या 3 इनटेक्स आते हैं स्टडी के यूके में। जर्मनी में हमारे पास 3 इनटेक्स आते हैं, एक मिड इनटेक आता है। यूएस में 4 इनटेक्स आते हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे 4 डिफरेंट इनटेक्स आते हैं और इनके पास
इनटेक्स में डिफरेंट कोर्सेज हैं, गुड यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम इस केस को पहले प्रोफाइल असेस करके स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ठीक है, इफ़ यू आर विलिंग टू गो, we would suggest this country according to your budget, according to your course, according to your qualification and percentage and CGPA. बट अगेन अगर स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ये कहते हैं नहीं बस इसको बाहर भेज दें इस कंट्री में, देन हम उनको क्लियर बता देते हैं कि भाई इटली में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो 10,000 में से 50 का सिर्फ वीज़ा आएगा, सो यू आर गोइंग टू बी मोर देन अ लकी पर्सन इफ यू गेट द वीज़ा। अच्छा, इसके साथ रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं? पेरेंट्स की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसी देखी जाती है? डॉक्यूमेंटेशन में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं जो वो फुलफिल करना बहुत मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको। यहाँ पे देखें, कुछ कंट्रीज में ब्लॉक अकाउंट की नीड होती है और कुछ कंट्रीज में बैंक स्टेटमेंट की नीड होती है। अगर हम बात करते हैं जर्मनी, इटली, दे नीड ब्लॉक अकाउंट। फॉर इंस्टेंस अगर जर्मनी में एक स्टूडेंट पढ़ने के लिए जा रहा है तो इस वक्त पाकिस्तान के 37.5 लाख का ब्लॉक अकाउंट ओपन होना चाहिए। 4 मिलियन एग्जैक्टली 4 मिलियन एग्जैक्टली। ये ब्लॉक अकाउंट जर्मनी क्यों बेसिकली लेता है? ताकि उसको भी आइडिया हो कि जो बंदा पढ़ने के लिए आ रहा है ही इज़ अ लेजिट पर्सन, और उस ब्लॉक अकाउंट से आप हर मंथ कुछ पैसे निकाल सकते हैं। यूएस की अगर हम बात करते हैं तो यूके की बात करते हैं, दे हैव अ बैंक स्टेटमेंट, वो बैंक स्टेटमेंट शो करनी पड़ती है। आपकी स्ट्रेंथ को देखते हो। एग्जैक्टली उसकी वजह ये है कि मैं आपके चैनल के तवज्जुह से शेयर करूंगा कि शायद आपकी भी नॉलेज में डॉक्टर साहब कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ने केपीके और पंजाब को 2 साल से ब्लैकलिस्ट किया हुआ है। अच्छा, केपीके और पंजाब दे आर ब्लैकलिस्टेड। इवन अगर किसी का डोमिसाइल शिनाख्ती कार्ड या वहां का पासपोर्ट होगा तो उसको वो ब्लॉक करते हैं, वो स्टडी के लिए भी नहीं अलाउ करते हैं। तो वहां के जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं सिंध में आके अपना पूरा पीआरसी, डोमिसाइल, ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच बनाते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो उन्होंने अगर 2 साल, अब ये 3रा साल हो गया है, 2025 स्टार्ट हो गया, लेकिन उसके पास डिग्रीज जो होंगी वो तो वहां की यूनिवर्सिटी की होंगी ना? डिग्री तो वहाँ की होंगी, लेकिन द थिंग इज दैट कि अगर केपीके और पंजाब का स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है तो वो अप्लाई कर ही नहीं सकता। तो वहाँ की डिग्रीज को वो नहीं करते, वहाँ की सिर्फ रेजिडेंस को करते हैं कंसीडर? नहीं, बेसिकली वो देखते हैं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड डिग्री जहाँ की है, अगर फॉर एग्जाम्पल केपीके और पंजाब की है, सॉरी यू आर नॉट अलाउड टू कम। तो फिर तो वो कराची में आकर अगर अपना पीआरसी डोमिसाइल चेंज भी कराएंगे तो तब भी कोई फायदा नहीं होने वाला। फिर भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि वो जो है अंडर में अप्लाई तो करूँ और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, आपने जुबैर साहब ने, कि अंडर द टेबल वेज बना लेते हैं वो भेजने के लिए। तो हम लोग इसलिए वो जो एजेंट टाइप के बीच में है वो अपनी दिहाड़ी तो लगा देते हैं। अब चाहे वो बच्चा जाए ना जाए, उनकी दिहाड़ी लग जाती है। तो ये कुछ सिनेरियोज होते हैं। बैंक स्टेटमेंट और ब्लॉक अकाउंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि देखना कि आपके पास जो बैंक स्टेटमेंट अगर रिक्वायरमेंट है तो वो कम से कम 1 ईयर तक तो वैलिड रहना चाहिए बैंक स्टेटमेंट आपका। आप यानी कि पेरेंट्स के सोर्स ऑफ इनकम देख रहे होते हैं कि इनकी सोर्स ऑफ इनकम बेसिकली है क्या और कितनी है, स्ट्रेंथ क्या है। जुबैर साहब आपकी तरफ आऊंगा। इसी तरह से अगर मैं इसको कॉर्पोरेट इमिग्रेशन की तरफ लेके आ जाऊँ, अगर कोई वर्क परमिट वीजे के लिए अप्लाई करता है तो उसको किन डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत पड़ती है और उसको किस तरह से जो है ना वो एम्बेसीज सपोर्ट करती हैं या उसको किस तरह से सपोर्ट मिलनी चाहिए? यूके में पिछले 2020 से ऑनवर्ड जब ब्रेक्सिट होने वाला था 2023 के मिड तक जितने ज़्यादा वर्क परमिट मिले हैं और वर्क परमिट के नाम पे जो धोखा दिया गया है, आई एम श्योर आप भी इंडोर्स करेंगे। खासकर हेल्थ केयर के वीज़े में इस तरह दिए नहीं गए, बिके हैं। ओके, आप शायद राइट वर्ड जो बोरियों में डाल के दिए गए। अच्छा। क्योंकि यूके को हेल्थ केयर के जो केयर, सीनियर केयर, असिस्टेंट नर्सेज चाहिए थी। और यूके की गवर्नमेंट क्योंकि ब्रेक्सिट हुआ, उनको डर था कि लेबर की शॉर्टेज ना हो जाए, या जो केयर, सीनियर केयर होते हैं जो बूढ़ों की केयर करते हैं या बच्चे जो मिडवाइफ, नर्सरी जो नर्सेज होती हैं और ये वाली जो, इनको इतने वीज़े मिले कि यूके की नेट माइग्रेशन रिकॉर्ड लेवल पे चली गई। अच्छा, होना क्या था, ये प्रोफेशनल होने चाहिए थे, लेकिन इन्होंने झूठे मूठे यहाँ से बनाए। वहाँ की कंपनियों को यूके ने इतने, अच्छा वर्क परमिट लेने का तरीका ये होता है कि ब्रिटिश कंपनी हो, उसके पास स्पॉन्सर लाइसेंस हो, ठीक है, जिस तरह अकामा सिस्टम कहते हैं अरब कंट्रीज में। सही। मेरे पास ब्रिटिश कंपनी है, मेरे पास लाइसेंस है, मैंने 2, 4, 6 को दे दिया, इन्होंने 20-25 हज़ार पाउंड के बेचे हैं। दिए नहीं, बेचे हैं। यहाँ से इन्होंने इंग्लिश तो चलो इन्होंने कर ली होगी, जैसे इन्होंने ट्रेनिंग की 4 बैंड चाहिए होता है 9 में से, IELTS which is not difficult to be fair, इतना बड़ा मेजर वो इतना स्कोर नहीं है, वो भी जर्नल में। जी, जर्नल में। उसके बाद इन्होंने हॉस्पिटल से, डिस्पेंसरियों से बना लिए, ठीक है, वहाँ से 20-25 हज़ार का वर्क परमिट ले लिया। एक बंदा, मैं, मेरे साथ वाइफ, मेरे 4 बच्चे। अच्छा, हेल्थ केयर के वीज़ों में वैसे 3,800 पाउंड या 4,000 पाउंड तक फीस होती है, जो कि पाकिस्तानी 14-15 लाख बनती है। हेल्थ केयर में ये फीस सिर्फ 400 पाउंड थी। अच्छा। जो कि कुछ भी नहीं है, which is nothing, मतलब फ्री में हो गया समझो आप। ऑलमोस्ट, हाँ जी। तो यहाँ पे जो, वहाँ पे भी जो एजेंट माफिया बहुत बुरी तरह से फैला हुआ है यूके के अंदर भी। अच्छा। हम तो सॉलिसिटर है ना, और एजेंट माफिया भी हमारे पैरेलल काम करता है, क्योंकि हमारा नाम भी समटाइम खराब करते हैं। तो उन्होंने बेताशा हेल्थ केयर के वीजे दिए,
कराची से भी आए, कहीं पंजाब से, देखिए मतलब ये दुबई जो से। एजेंट माफिया वाला जो सिस्टम है ये खाली पाकिस्तान में नहीं, ये पूरी सिर्फ दुनिया पाकिस्तान में में है। नहीं। बिल्कुल। अच्छा, यूके में ये ऑफेंस है कि अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, इमिग्रेशन की एडवाइस देते हैं, सेक्शन 84 है, वहाँ का ऑफेंस है। पाकिस्तान में तो ये अभी इंडस्ट्री रेगुलेटेड हुई नहीं ना, सो आए वर्क परमिट आप नहीं दे सकते क्योंकि FIA आ जाती है और रिक्रूटमेंट का लाइसेंस देना पड़ता है। स्टडी वीजे पे देयर इज नो रेगुलेशन एज सच। अच्छा, कहने का मतलब इंग्लिश चाहिए, वहाँ की किसी कंपनी का जिसे हम कॉस कहते हैं, COS वर्क परमिट, वो दिया। लोगों ने इतनी जल्दी में 1,000 पाउंड दे के एक दिन में वीजे लिए क्योंकि उन्हें पता ये बंद हो जाने हैं। और अभी हालात ये हो गए हैं, अभी हर दूसरा वर्क परमिट यूके के लिए इंटरव्यू होता है उसका, और 10 में से 6 या 8 के देते नहीं वीजे, बिकॉज वो इंटरव्यू कर रहे हैं। और 2020 से 2023 तक ऐसी ऐसी दुनिया गई है जो आप हॉस्पिटल में कभी उन्होंने दवाई भी नहीं दी डॉक्टर से, ऐसे भी नर्सें बन के गई हैं, केयर और सीनियर केयर बन के गए हैं। और अभी उन्होंने कहा जी अब्यूज़ हुआ है यहाँ पे, अभी हमने बंद करना है, कहीं को वापस भी भेज रहे हैं, कहीं वहाँ पे पकड़ भी रही हैं, कहीं वहाँ पे उनके पास जॉब ही कोई नहीं है। और ऑनेस्टली लोग हमारे पास रोते हुए आते हैं, हमने ज़मीन बेची, सोना बेचा, अच्छी अच्छी जॉबें छोड़ के दुबई से, कुवैत से, कतर से आए हमारे पास जो अरब कंट्री में थे, इस चक्कर में कि वर्क परमिट मिल रहा है, मिले भी हैं वर्क परमिट, उधर ना जॉबें थी ना काम था, और अब उनका कोई स्टेटस मतलब नहीं ये जो एजेंट माफिया, इससे बचना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुबैर साहब, मुझे एक बार फिर ब्रेक का इशारा हो रहा है। नाज़रीन, आज हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ी दिलचस्प मरहले में गुफ्तगू शामिल हो गई है कि दयारे गैर की बातें तो की जाती है, और सुहाने ख्वाब, दयारे गैर का नाम आते ही बड़े सुहाने ख्वाब हमारे कम से कम जो एशियन है इनको आना शुरू हो जाते हैं कि बच्चा अगर यूरोप चला जाएगा। और उन वालिदैन को भी देखा है कि जो इस बेस के ऊपर अपनी बेटियों के रिश्ते दे देते हैं कि जो वहाँ पर पता नहीं कौन सी जॉब कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या स्कोप है उसका, क्या फ्यूचर है, लेकिन एक यूके के नाम के ऊपर के यूरोप में लड़का है तो उसकी बेस के ऊपर अपनी जिंदगियां, बच्चियों की जिंदगियां जो है ना वो फ़ोन पे निकाह हो जाते हैं। यहाँ से फिर जी वो डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं, तो 6-6, 8-8 साल वो बेचारी इस इंतज़ार में बैठी बूढ़ी हो जाती है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स कब बनेंगे, कब आएगा, कब लेके जाएगा। तो खुदा रहा इन चीज़ों को भी सोचिए। जहाँ पर एजेंट्स इस तरह के शिकार फैमिलीज को करते हैं, उनसे बचना आपको भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक से लौट के आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि दयारे गैर की जब भी बात सुनाई देती है तो पूरी फैमिली के अंदर सुहाने ख्वाब सजा लिए जाते हैं। बहनों के ख्वाब होते हैं कि हमारा भाई यूरोप जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। इसी तरह से माँ बाप की भी अपनी एक उम्मीदें होती हैं, लेकिन जिस तरह से इल्लीगल लोग यहाँ से अच्छी खासी अपनी दौलत भी, पैसा भी ज़ाया करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं किसी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुँच पाते। जिस तरह से ज़ुबैर रशीद साहब ने शुरू में कहा था कि वहाँ पर इनके लिए बहुत सारी परेशानियाँ हैं, ना ये हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट करा सकते हैं, ना ये ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं, ना किसी जगह पर ये रहाइश इख्तियार कर सकते हैं कि जिनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें इतनी मुश्किलात हैं तो फिर हमें डॉक्यूमेंट लेके लीगल तरीके से अगर वाकई जाना भी है यूरोप साइड पे या कहीं पे भी, तो लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ जाया जाए। यकीनन उसमें कोई ना कोई काम आप तरीके से, लीगल तरीके से कर सकते हैं। आगे चलेंगे। जिस तरह से हमने पहले बात करने की कोशिश की थी कि लीगल डॉक्यूमेंट्स क्या होने चाहिए, किस तरह से हम अपने बैंक स्टेटमेंट या किस तरह से अपने बच्चों को जब बाहर भेजते हैं तो उसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं। मैं अली हैदर साहब आपकी तरफ आऊँगा। जब आइट्स करता है बच्चा, उसके बैंड्स की बात की जाती है, अगर 9 बैंड्स होते हैं उसमें से कुछ क्लियर करने होते हैं, उसकी लिसनिंग पावर कैसी होनी चाहिए, स्किल्स में जो है रीडिंग कैसी होनी चाहिए, राइटिंग कैसी होनी चाहिए। देखिए, इसमें हमारे पास आइट्स में 4 मॉड्यूल्स हैं, लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड स्पीकिंग। चारों में हमारे पास 9 बैंड्स होते हैं। ओवरऑल 9 में कुछ केसेस में ऐसा होता है कि नॉट लेस देन 6 इन ईच मॉड्यूल चाहिए होता है, और कुछ केसेस में नॉट लेस हर कंट्री के लिए एक ही फार्मूला ही होता है या अलग-अलग होता है? ये मास्टर्स और बैचलर्स प्रोग्राम पे डिपेंड कर रहा होता है कि आप किस प्रोग्राम पे हैं। प्लस इसमें ये भी होता है कि अगर स्टूडेंट की परसेंटेज या CGPA कम है तो आइल्स में बैंड्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाएगी। फिर वो रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एग्जैक्टली, तो उसको ओवरऑल 7.5 बैंड्स की भी नीड होती है, 8 बैंड्स की भी नीड होती है। अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि लिसनिंग में क्या कहना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए, तो एटलीस्ट मैं एक चीज़ शेयर करूँगा आपके तवज्जुह से चैनल के कि जो स्टूडेंट्स बाहर जाना चाहते हैं अपनी लिसनिंग इंप्रूव करें वो, क्योंकि हमारे पास एक्सेप्ट कैम्ब्रिज या O लेवल स्टूडेंट्स की लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उसका मुख्तलिफ एक्सेंट के लोग वहाँ आपको मिलते हैं, उनकी बात करने का जो स्टाइल होगा उसको लिसनिंग का भी आपके पास जो है ना वो प्रॉपर वो होना चाहिए। एग्जैक्टली और इसका बेस्ट सोल्यूशन ये है कि आप इंग्लिश मूवीज को देखें, इंग्लिश सीजन्स देखें। इंग्लिश मूवीज तो हमारी यूथ बहुत देखती है। देखें, वो देखती होती है लेकिन ज्यादातर एक्शन देख रही होती है, वो तो थोड़ा सा बहुत सारी ऐसी भी होती है ना, हजरत तमन्ना मैं कहूँ यहाँ नहीं कह सकता, आवाज बंद करके देखती हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, वो वाली मूवीज ना देखें, वो देखें नेटफ्लिक्स से कोई एक्शन मूवी, सस्पेंस मूवी देखें,
एटलीस्ट उनको लिसनिंग का सेंस होना चाहिए कि व्हाट दे आर टॉकिंग, क्योंकि जब आइल्स की स्पीकिंग होती है तो स्पीकिंग के दौरान जो आपका एग्जामिनर होता है वो डेफिनेटली या तो यूके से ताल्लुक़ रखते हैं वो, या ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आपकी लाइव स्पीकिंग होगी, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द पर्सन। प्लस लिसनिंग में ये होता है कि 30 मिनट्स की लिसनिंग होती है जिसमें आपको 40 क्वेश्चंस MCQs होते हैं जो आपको पिक करने होते हैं, और अगर आउट ऑफ 40 आपके 30 आंसर्स करेक्ट होते हैं तो आपके 7 बैंड्स आ रहे हैं। ओके, सो इट्स मीन दैट लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए हमारे पास, जिसके लिए इंग्लिश मूवीज स्पेशली नेटफ्लिक्स, एप्पल, अमेजोन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं OTT, वहाँ से वो एक सीजन्स की एपिसोड भी अगर देखते हैं तो एटलीस्ट उनका एक सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है। रीडिंग की तरफ जब हम आते हैं तो रीडिंग की तरफ ऐसा है कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है बेसिकली। रीडिंग में आपको 60 मिनट्स दिए जाते हैं और 40 क्वेश्चंस के आपको आंसर्स पिक करने हैं पैराग्राफ से, तो इट्स बेसिकली अ कॉम्प्रीहेंशन। देन हम आते हैं राइटिंग की तरफ। राइटिंग में एकेडमिक और जर्नल में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। एकेडमिक में जो फर्स्ट टास्क होता है वो या तो लाइन, बार ग्राफ, पाई चार्ट, मैप होगा, जिसमें 20 मिनट्स में एटलीस्ट आपको 150 वर्ड्स टाइप करने एटलीस्ट, बट वी रिकमेंड कि आप 170 तक लेके जाइए। अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा। डेफिनेटली आपके पर मिनट 40 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। सेकंड टास्क आपका होता है 250 वर्ड्स जो कि 40 मिनट्स के अंदर आपको लिखने होते हैं, जो कि एक आर्गुमेंटेटिव टॉपिक हो सकता है, डिस्कर्सिव, कंपैरेटिव, कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे लोग बहुत सारी जगहों पे कहते हैं ग्रामर कुछ नहीं है। अगर आप आइल्स, PT, टॉफल, OET, दुओलिंगो, लैंग्वेज स्टड, इन तमाम टेस्टिंग सिस्टम में आते हैं, ग्रामर प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एंड व्हेन इट कम्स फॉर द स्पीकिंग जो होती है वो आपकी वो 11 to 12 मिनट्स की हार्डली होती है, विच वुड बी कंडक्टेड लाइव। 3 हिस्सों में 3 कहना चाहिए कंपोनेंट्स इसके होते हैं, और सबसे इसका टफ होता है क्यू कार्ड। क्यू कार्ड का मतलब ये है कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, रिलेटेड टू दैट क्वेश्चन 4 क्वेश्चंस हैं टॉपिक से रिलेटेड। 60 सेकंड्स में स्टूडेंट्स को बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं, एंड देन द कैंडिडेट हैज टू स्पीक 2 मिनट्स ऑन दैट टॉपिक। तो इसलिए आपकी स्पीकिंग की फ्लुएंसी, नॉट ओनली फ्लुएंसी, एक्यूरेसी, आपकी ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू द टॉपिक यू नीड टू स्पीक। तो विद द हेल्प ऑफ दैट हम जब अपने स्टूडेंट्स को प्रिपेयर कराते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सक्सेस रेशियो बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज आवर स्टूडेंट्स आर गेटिंग 8.5 ऑल्सो। We have been in Karachi for more than 10 years providing the services of consultancy and you can say IELTS PT. Last अभी मेरे 2 स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह 8.5 लेके आए हैं, 1 फ्रॉम पाकिस्तान कराची एंड 1 फ्रॉम UAE, क्योंकि हम ग्लोबल भी पढ़ा रहे होते हैं। तो इन चारों मॉड्यूल्स की तरफ आने से पहले हमारा एक प्रोसेस ये है कि वी डू असेसमेंट ऑफ द स्टूडेंट। पहले हम स्टूडेंट्स को ये देखते हैं कि आया कि वो डायरेक्ट आइल्स के लिए कैपेबल है या नहीं, क्योंकि आइल्स कोई कोर्स नहीं है, ये एक टेस्ट है, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। सही। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आइल्स एक लैंग्वेज कोर्स है, नो, इट्स अ टेस्टिंग बेसिकली। तो हम पहले ये देखते हैं कि अगर स्टूडेंट कैपेबल है देन वी टेक हिम और हर ऑन बोर्ड, अदरवाइज हम उन्हें रिकमेंड करते हैं कि या तो आप प्री आइल्स का कोर्स करें या आप कहीं और चले जाएं, क्योंकि वी बिलीव इन क्वालिटी। और एक चीज़ बहुत मैं शेयर करना चाहूँगा कि हमारे एक वी आर द पॉइंटर्स ऑफ दैट कि हम एक बैच में 3 स्टूडेंट्स से ज़्यादा रखते ही नहीं। अच्छा, एक बैच में हमारे पास जस्ट 3 स्टूडेंट्स होते हैं, लाइक 3 to 5 का बैच है तो 3 स्टूडेंट्स होंगे, और स्पीकिंग वी आर प्रोवाइडिंग 1-on-1। एंड दैट इज वाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पूरी टीम, रिजवान प्रेसिडेंट, मेरी वाइफ, खुद डायरेक्टर ऑफ स्टूडेंट्स फेयर बिलाल, हमारे आप एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हो। टोटल फोकस हमारा होता है स्टूडेंट्स की यू कैन से डेवलपमेंट ऑन ग्रोथ पे, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि विद 20 सेशंस स्टूडेंट्स अपने डिजायर बैंड्स लेके आ रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर टेकिंग इट। दैट्स ग्रेट। जुबैर साहब आपकी तरफ आऊँगा, ये एक मरहला हल हो गया, स्टूडेंट ने यहाँ पर आर्ट्स क्लियर कर लिया, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली, डॉक्यूमेंटेशन पूरी हो गई, वीज़ा प्रोसेस हो गया, वीज़ा फाइनलाइज हो गया, टिकट लग गया, फैमिली की ख्वाब सुहाने स्टार्ट हो गए, टिकट लेके एयरपोर्ट पहुँच गया, फ्लाइट से UK लैंड कर गया। अब उसको वहाँ कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो फेस करनी पड़ेंगी? जो घर के गर्म बिस्तर से उठा था, वॉशरूम जाता था, गीज़र ऑन किया, और सारी वो सहूलतें, घर से बाहर निकलता था, गाड़ी में बैठ के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक वो जा रहा था, वहाँ जब वो पहुँचता है दयारे गैर में, जिसका नाम ही गैर है, वहाँ उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है? राइट, सबसे पहले जो स्टूडेंट पहुँचता है उनको चाहिए कि स्ट्रेट अवे यूनिवर्सिटी से कॉन्टैक्ट करें। बहुत सारे स्टूडेंट स्पेशली UK में जो मैंने देखे हैं, महीने तक वो समझते हैं कि हम कोई भी बहाना लगा लेंगे, यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर लेगी। यू वुड नॉट बिलीव डॉक्टर साहब, एक दिन भी लेट कर जाए वो कहते हैं वापस चले जाए। आई सीन सो मेनी केसेस। और जो 15-20 हज़ार पाउंड फीस दी है, बैंक स्टेटमेंट, टिकट खर्चा, यूनिवर्सिटी 1 पाउंड भी वापस करेगी वापस, लेकिन वो फिर एक लंबा प्रोसेस है, या उसमें रिबेट जो कटौती बहुत ज़्यादा होती है। सबसे पहले स्टूडेंट हैज़ टू बी वेरी डिसिप्लिन। मैं अली साहब के तौर से पैगाम भी दूंगा स्टूडेंट को, बताएं यू हैव टू बी वेरी वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट इन UK, क्योंकि पाकिस्तान के वो हिले होते हैं, उनको समझते हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम
आप यूके में जब एजुकेशन स्टूडेंट वीज़े पे जाते हैं, सिर्फ स्टूडेंट वीज़े के स्टडी के आप टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं करनी, इमिग्रेशन के भी कर रहे हैं। एक ज़रा सी गलत स्टेप आप उठा लें, पूरा वीज़ा ख़त्म, स्टडी ख़त्म। यूनिवर्सिटी के पास वहाँ इतनी पावर है क्योंकि वहाँ पे SMS स्पॉन्सर मैनेजमेंट सिस्टम है। अगर आप यूनिवर्सिटी में आपकी 90% से कम अटेंडेंस हो, कोर्स में आपके मॉड्यूल में कम मार्क्स आए, अटेंडेंस 80% से कम हो, अगर आप चीटिंग करते हैं, जिस तरह आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या पैसे देकर असाइनमेंटें बनाते हैं, उनके पास इतने जदीद सॉफ्टवेयर हैं। मैंने डॉक्टरों को इस गलती का शिकार होते हुए देखा है, तो वो उनको सीधा सीधा कहते हैं यूके में चीट करना एग्जाम में या किसी की कॉपी करके असाइनमेंट बनाना इतना बड़ा ऑफेंस समझा जाता है। भी और चैट जीपीटी से सपोर्ट लेना भी। बिल्कुल, वो कहते हैं आपकी रिसर्च असाइनमेंट आपको करना है। इस पे मैंने स्टूडेंट का पूरा पूरा करियर तबाह होते हुए देखा। तो हम यही मैसेज देंगे अली साहब के रेफरेंस से भी कि इनको एक वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट बनाने की तरफ लाएं और इमिग्रेशन लॉस की रिस्पेक्ट करना सिखाएं। चैलेंज नंबर 1, दे नॉट वेरी डिसिप्लिन। चैलेंज नंबर 2, आते साथ ही जॉबों के पीछे भागते हैं, यूनिवर्सिटी के पीछे भागते ही नहीं है। होना ये चाहिए वो यूनिवर्सिटी के पीछे पहले जाएं जिन्होंने उनको वीज़ा दिया। जॉब के चक्कर में कहीं तो मैंने स्टूडेंट ऐसे देखे हैं, सबसे बड़ा चैलेंज है हमने उस शहर में जाना जहाँ हमारे रंग के लोग बसते हैं। अगर कोई बैंगर यूनिवर्सिटी वेल्स में जा रहा है, कहते हैं यहाँ पे देसी नहीं है, हमने रहना नहीं इस एरिया में। इस चक्कर में यूनिवर्सिटी छोड़ देते हैं, हम रहना बर्मिंघम में रहना है या ऐसे एरिया में रहना जहाँ पे लोग इलीगली रहेंगे। हाँ जी, जब यूनिवर्सिटी इधर है, दूर है, बैंगर और वेल्स और बर्मिंघम इंग्लैंड का फासला 2-2.5 घंटे का है, तो इस चक्कर में ये भी बहुत चैलेंज आता है। आप वो यूनिवर्सिटी चुने जहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी की कोर्स फीस ना देखें, आप जो लिविंग है वो देखिए कहाँ सस्ती मिलती है। बहुत सारे गोरों के एरिया में लिविंग महंगी है, ठीक है, खाना अपना नहीं मिलता, समटाइम मस्जिदों का भी प्रॉब्लम रहता है, अक्सर मैंने स्टूडेंट देखे हैं। तो उस यूनिवर्सिटी, उस शहर का इंतखाब करें जहाँ पे आपको लिविंग अच्छी मिले, जहाँ अपने लोग ज़्यादा हों। नए बंदे के लिए यूके जाना ऐसा ही है जैसे किसी मिडिल ओशन किसी को कर दिया, अनलेस वहाँ पर कोई गाइड करने वाला ना हो। तो वेल डिसिप्लिन स्टूडेंट, रहायश का प्रॉब्लम अक्सर होता है, देखने में आया है। ऐसे शहर में जाएं जहाँ अपने लोग ज़्यादा हों, क्यों अपने लोग अपने लोगों को जॉब देने में थोड़ी पहल करते हैं। गोरे को क्यों यहाँ से जाते हैं, लैंग्वेज का बड़ा प्रॉब्लम रहता है उन्हें। ये लैंग्वेज बैरियर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा आड़े आता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। गोरे अक्सर जॉबें नहीं देते बिकॉज दे डोंट नो कि इनको समझ आएगी नहीं, एक्सेंट इज डिफरेंट, ठीक है। ये 4-5 बहुत चैलेंजेस है। सबसे मेन बड़ा चैलेंज ये है जो मैंने देखा है जॉब, क्योंकि जॉब एकदम से नहीं मिलती अनलेस आपका कोई भाई रिश्तेदार हो, पहले आपको जो है ना वहाँ पर वेलकम करने वाला हो जी। अगर आपका कोई रिश्तेदार है, शुरू में आपको 5-6 महीने मुफ्त में रहने के लिए मिल जाए, यहाँ की 1 साल की फीस पर ही पे हुई हो, देन आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है। ओके, अगर आप ये समझते हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज है, मैं चीख के हमेशा प्रोग्राम में कहता हूँ, अगर आप ये सोचते हैं पार्ट टाइम जॉब करके फीसें भरेंगे तो आप बहुत गलत सोचते हैं। ओके, ना आपसे पढ़ाई होती है, ना आपसे फीसें होती हैं। वहाँ यहाँ पे बच्चे को माँ घर का खाना देती है, घर के वो आते तो वही उसकी डेवलप हुई हुई होता है ना, गर्म पानी मिलना है, हर चीज आपको जो है ना वो टेबल पे खाना मिलना है, आपको जो है ना कपड़े धुले हुए फ्रेश आपको वही प्रेस हुए हुए मिलेंगे। तो वहां पर तो ये सारी वहाँ पे खुद करना पड़ता है। जुबैर रशीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का मेरा प्रोग्राम अपने आखिरी लम्हात की तरफ। अली हैदर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती वक्त निकाल के आप दोनों तशरीफ लाए और आपने बहुत गाइडलाइन दी। थैंक यू। नाज़रीन, आज हमने बात करने की कोशिश की, जिस तरह से आपने पूरे प्रोग्राम में देखा कि दयारे गैर के सुहाने ख्वाब किस तरह से हम सजा लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कितनी बड़ी सर्वाइवल की जंग होती है। जब हम अपने मुल्क पाकिस्तान से बाहर होते हैं, परदेश जिसको कहा जाता है, बेशक आपको जितनी भी सहूलतें मिल जाएं, जितनी भी चीज़ें आपके पास हों, लेकिन वो जो घर की एक दाल और रोटी को आप तरसते हैं ना, ये बहुत बड़ा सर्वाइवल है। बहुत सारे ऐसे मेरे भाई दयारे गैर में बसते हैं जो कि देखने में लोगों के लिए एक रोल मॉडल हो सकते हैं, लेकिन उनसे पूछें, पीछे माँ अल्लाह को प्यारी हो गई, बाप को हॉस्पिटल लेके नहीं जा सके, वो मुलाजमीन लेके जा रहे होते हैं। तो ये हर एक चीज़ की कुर्बानी देनी पड़ती है, इसके पीछे बहुत बड़ी सर्वाइवल है। मुझे बड़ी उम्मीद है कि इन तमाम चीज़ों को भी आप अपने प्लान के अंदर ज़रूर रखेंगे। मुझे बहुत उम्मीद है कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। आज के इस एपिसोड से सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।